Assalamu alaikum everyone. Welcome to Knowledge Zone. So in the previous class, as you know, we have already discussed about the Russian Revolution. So today we are going to discuss about impact of Russian Revolution on the world. यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर रशियन रेवोल्यूशन का कैसा असर पड़ा, जैसा कि वहाँ की जो कॉमन पीपल अपने आप को सोवियट्स बनाकर एक रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बनाए, जहाँ पे लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, जो कि वो बोल्शेविक जो पार्टी थी उसको लीड करके पूरे रशियन कंट्री को क्या करे, इंडिपेंडेंट एक आजाद मुल्क बनाए, आजाद कंट्री बनाए, राइट। तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर कैसा पड़ा वो हम देखेंगे। ओके, टेक आउट एवरीवन रीड अस। Impact of Russian Revolution on the world. The experience of the USSR inspired people all over the world, especially those who were committed ideals of equality and national liberation. यानी कि जो इक्वालिटी चाह रहा था, राइट, और साथ में नेशनल लिबरेशन चाह रहा था। ओके, नेशनल लिबरेशन चाह रहा था। तो ये ऐसे आइडिया रखने वालों को तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर कराने के ऐसे कंट्रीज जो यहाँ पर लोग सोच रहे थे कि हम बराबरी से रह सकना और हमारा भी जो नेशन है वो क्या रहना, लिबरलाइजेशन रहना, यानी कि आजाद रहना, लिबर्टी इज नथिंग बट फ्रीडम, आजाद रहना। ऐसे नेशंस को तो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करा ऑल अराउंड द वर्ल्ड में। और दिस पीपल नाउ बिकेम कम्युनिस्ट एंड ट्राइड फॉर अ कम्युनिस्ट एवोल्यूशन इन देयर कंट्री। तो ये जो पीपल्स होते हैं ये कम्युनिस्ट होते हैं, यानी कि कमेटी बनकर क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन पीपल्स मिलकर। जैसे कि मैं पहले की भी वीडियो में बताया आपको, जैसा कि कोई भी हो सकता है सोवियट्स, जैसा कि वहाँ का सोल्जर हो सकता, फार्मर हो सकता, इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकता, पीजेंट्स हो सकता, ओके, कोई भी हो सकता जो अपने नेशन को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहा, आजाद बनाना चाह रहा। So many Indian leaders like M.N. Roy, Rabindranath Tagore and Jawaharlal Nehru were also inspired. और साथ ही साथ हमारे इंडिया के भी जैसे जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, ये लोग भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए कि भाई किस तरह से रशिया एक किंगडम रूल से एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, जहाँ पर टेसला निकोलस सेकंड का जो रूल था वो खत्म होकर एक शानदार तरीके से इंडिपेंडेंट नेशन बना। तो बहुत सारे लोग इंस्पायर है, हमारे इंडियन के भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो प्रेसिडेंट थे, ओके, और जो नेशनल एंथम लिखे रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू चाचा जैसे जवाहरलाल नेहरू से पहचान थे, ये सब लोग भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। ओके, even though they did not agree with the many aspects of communism like suppression of opposition political party, but नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर, एम.एन. रॉय, ऐसे और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो कम्युनिज्म के थोड़े बहुत चीजों को क्या करते थे, फॉलो नहीं करते थे उनके आइडियाज को। क्यों बोलते हो, कम्युनिज्म में क्या है, कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी को वो लोग खड़ने नहीं देते थे, बनने नहीं देते, उसको सप्रेस कर देते थे, उसको खड़ने नहीं देते थे। यानी कि कम्युनिज्म में भी ऐसी आइडियोलॉजी है कि वो कमेटी वाले क्या करना, पूरे जितने भी कंट्री है उसके ऊपर जितने भी कैपिटलिज्म में प्राइवेटाइजेशन है उनके अंडर में चलना, जितनी भी कंट्री रन हो रही, और कोई और पार्टी रूल नहीं करना उनके अगेंस्ट, इस तरह का, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम वो लोग फॉलो नहीं करते थे। Many people were also horrified by the violence used by the USSR to suppress opposition and denial of multi-party democracy and freedom in the USSR. जैसा कि मैं आपको बता, कई लोगों को एक हॉरिफाइड यानी कि एक खौफनाक बात महसूस होने लगी, वायलेंस महसूस होने लगा कि अरे भाई कम्युनिज्म में भी एक चीज है कि यहाँ पर ये लोग कि कम्युनिज्म में आपकी पार्टी क्या करती, रूल कर सकती, कोई और पार्टी यानी कि मल्टी डेमोक्रेसी पार्टी सिस्टम ये लोग फॉलो नहीं करते, इसको डिनाई करते थे कम्युनिज्म के जो भी आइडियोलॉजी फॉलो करते। जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल wrote this famous static novel Animal Farm to highlight how the ideals of Russian Revolution were suffering in the USSR. तो एनिमल फार्म बोलकर एक जॉर्ज ऑरवेल एक बुक लिखे, एक नॉवल लिखे, जिसके अंदर बताया गया किस तरह से रशियन के हालात बताए गए, कब, आफ्टर द रेवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि वो लोग कम्युनिज्म फॉलो करते थे, कोई और पार्टी या कोई और मेंबर्स को पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल स्टेटस में आने नहीं देते थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920 से 1930, यानी कि 10 इयर्स, कितना ड्यूरेशन है, 10 इयर्स का ड्यूरेशन, राइट। इकोनॉमिक डिप्रेशन, डिप्रेशन इज नथिंग बट कोई भी चीज से आप मुश्किल में आ जाना, परेशान हो जाना, या आपको सदमा होना, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो कई का डिप्रेशन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, यानी कि पैसों से क्या हालत खराब हुए,
कितने 10 साल के बीच में 1929 से 1939 में पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन में डूबा हुआ था। ओके, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। The economic depression began around the end of 1929 and lasted almost till 1939 when the Second World War started. Economic depression कहाँ से स्टार्ट हुआ तो 1929 से एंड से स्टार्ट हुआ इकोनॉमिक डिप्रेशन, और कब खत्म हुआ? लास्ट 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने से पहले खत्म हुआ। ओके, ड्यूरिंग दिस डिकेड, यानी कि डिकेड यानी कि 1 ईयर, 10 इयर्स को बोलते हैं। ओके, 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 यानी कि ये डिकेड में, during this decade the economic decline worldwide because of a decline in demanding and falling in price. अचानक पूरे प्रोडक्ट्स का प्राइस गिरने की वजह से सब के सब इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है वो सबके फॉल होने लगे। समझे? फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स है, अगर उन्हें कोई चीज, आपको फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, अगर उन्हें एग्रीकल्चर करके 100 रुपीस से कोई चीज को सेल कर रहा, अगर उसका एकदम प्राइस में बोला 100 जाके 40 पट हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया इकोनॉमिकली, राइट? 100 रुपीस उन्हें पूरी मेहनत करके उसको 100 रुपीस से उन्हें बेच रहा, और क्या अचानक उसका प्राइस फॉल होने से कितना होगा? 40 हो गया। तो इससे आप समझ सकते कि प्राइस फॉल कितना ज्यादा हो गया एक 10 इयर्स के दौरान। फैक्ट्री वर क्लोज बिकॉज़ द डिमांड वाज इवन, फैक्ट्रीज जो भी थे पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे के पूरे क्लोज होने लगे। क्यों? उसकी डिमांड कम हो गई। कोई भी चीज की डिमांड रही तो फैक्ट्रीज उतना ज्यादा प्रोडक्शन कर देते थे, उतने प्रोडक्ट्स बनाते। कोई भी चीज की डिमांड रही, अगर वो चीज की डिमांड नहीं रही तो फैक्ट्रीज भी वो प्रोडक्ट को नहीं बनाते। इस वजह से वो वक्त में 1929 से 1939 के बीच में क्या हुआ? पूरे के पूरे फैक्ट्रीज क्लोज हो गए वर्ल्ड वाइड। सिंस द गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन लिमिटेड क्वांटिटी द प्राइस इंक्रीज ऑब्वियसली। जैसा कि कुछ फैक्ट्रीज क्या कर रहे थे, कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे बहुत कम क्वांटिटी में। कोई भी चीज कम क्वांटिटी में रही तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? बहुत ज्यादा बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता, राइट ना? जैसा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेजिटेबल ले लो आप। ओके, कोई भी एक वेजिटेबल आप सपोज कर लो, आप टमाटो, कोई भी एक ऑनियन वगैरह कोई भी। अब आप फॉर एग्जांपल अगर वो 30 रुपीस केजी से मिल रहा हमारे को, ओके, एक्चुअली में 30 रुपीस केजी से मिल रहा कोई भी वेजिटेबल, अचानक इसकी क्या हुआ? इसमें फॉर एग्जांपल आपको मैं लिखी बता रहा हूं, पोटैटो। अब पोटैटो है, अब पोटैटो 30 रुपए किलो से मिल रहा, अचानक इसकी फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, इसकी फसल खराब हो गई, यानी कि जो क्वांटिटी में 30 रुपीस में मिल रहा था, एकदम वो उसके जो क्वांटिटी थी, यानी कि जो फार्म था जहां पर भी पोटैटो ग्रो होते वो पूरे खराब निकल गए, फसल खराब निकल गई। तो अचानक इसका रेट क्या होता? डबल ट्रिपल हो जाता, 90 केजी, 90 रुपीस केजी हो जाता। तो कोई भी चीज कम क्वांटिटी में रही तो उसका अचानक से रेट क्या हो जाता? इंक्रीज हो जाता। So because of expensive goods, people purchasing power reduce. अब एकदम गुड्स यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को गुड्स बोलते हैं। तो अचानक गुड्स क्या हो गए? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए, महंगे हो गए। तो पीपल्स का क्या हुआ? जो परचेसिंग पावर यानी कि जो उनके खरीदने की ताकत है वो क्या होती जा रही? रेड्यूस होती जा रही। अब 30 रुपए किलो तो हम इजीली खरीद सकते हैं, अब एकदम 90 रुपीस केजी हो गया तो सोचना पड़ता, और गरीब आदमी तो वो भी खरीद नहीं सकता, राइट ना? एंड उसी के साथ मैं बता रहा हूँ और आपको फर्दर, सो डिमांड फॉर द गुड फर्दर वेंट डाउन। तो जो डिमांड है वो बिल्कुल नीचे जाते जा रही। क्यों? खरीदने वाले नहीं। अगर हम प्रोडक्ट बनाते कब? जब खरीदने वाले की डिमांड रही। खाली हम प्रोडक्ट बना लेते रहेंगे और खरीदने वाला कोई भी ना रहा तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस हो जाता कंपनीज का, फैक्ट्रीज का। तो इस वजह से डिमांड क्या होती जा रही थी? लो होते जा रही थी, दिन ब दिन, डे टू डे लो होते जा रही थी। दिस साइक्लिक इफेक्ट कॉज मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया। अनएम्प्लॉयमेंट यानी लोगों की जॉब चली गई। ऑब्वियसली ना भाई, पहली चीज तो इकोनॉमिक फॉल हो गई, पूरे प्रोडक्ट के प्राइस गिर गए। प्राइस गिरने से फैक्ट्रीज और कंपनीज क्या हो गए? बंद हो गए। बंद होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ना भाई। तो फैक्ट्री नहीं चल रही तो आदमी की जॉब भी चले जाती ऑब्वियसली। जैसा लॉकडाउन में आप देख रहे हैं हालात, सब चीजें बंद होने की वजह से कई लोगों की जॉब चले गई आज, राइट ना? इस तरह के हालात हो गए थे 1929 से 1939 तक। द रियल इनकम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल एज गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आल्सो डिक्लाइन। तो जो रियल इनकम थी ऑर्डिनरी पीपल्स की ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो देखा गया, पूरे के पूरी इकोनॉमी क्या हो गई? फॉल हो गई। यानी कि अच्छे से अच्छे आदमी के भी हालात क्या हो गए? पूरे खराब से खराब हो गए।
उन्हें इवन उसको चीज परचेस भी नहीं कर सक रहा. ओके. And initially a stock market collapsed in the USA but very soon it affected almost every country. तो एक स्टॉक मार्केट थी यूएसए में, वही दौरान में क्या हुआ वो भी कोलैप्स हो गया. स्टॉक मार्केट क्या होती है? एक मार्केट होती है जहां पर सभी स्टेट्स सभी कंट्रीज क्या करते हैं उसमें पैसा लगाते हैं. तो कोलैप्स होने की वजह से जितने भी वर्ल्ड में जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए हुए थे सबको बहुत बड़ा और बड़ा इफेक्ट पड़ गया. तो यूएसए की जो स्टॉक मार्केट थी उसके अंदर सभी के पैसे क्या हो गए? डूब गए. इन अमेरिका as many as 25% people are nearly and 33% people in other country were unemployed. खाली अमेरिका में बताया जा रहा तो मिनिमम 25% पीपल्स जो है क्या है कहते हैं अनएम्प्लॉयड है. अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार है अमेरिका में. और पूरे वर्ल्ड में जो है 33% पीपल्स क्या है कहते हैं अनएम्प्लॉयड है हर कंट्री में. हर कंट्री का एक ओवरऑल एवरेज निकाले तो 1929 से 1939 के बीच में तो देखा गया तो पूरे वर्ल्ड में ओके पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए यानी कि जॉब चले गए 33% ओवरऑल पॉपुलेशन में से. और यहाँ पर अमेरिका में कितने लोगों की जॉब चले गई? यहाँ पर 25% पीपल्स की जॉब चले गई. सोच सकते हैं आप अगर 1 लाख लोग हैं तो 25% हो तो 25,000 लोगों की जॉब चले गई. अगर 1 बिलियन बोला तो 250 मिलियन से ज्यादा लोगों की जॉब चले गई. आप अंदाजा लगा सकते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से तो कितने नंबर ऑफ लोगों की यहाँ पर जॉब चले गई थी वो वक्त में. As factory closed down and trade declined, city became center of decline. जैसा फैक्ट्रियां बंद हो गए, कुछ ट्रेड नहीं हो रहा, उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारे जो सिटीज थे वो भी अब डिक्लाइन होते जा रहे हैं, पूरे खत्म होते जा रहे हैं. जो सिटीज अच्छा वेल डेवलप रहते वो भी पूरे क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं. And this led to the reduced price up to 60% for agriculture produce, causing pauperization of millions of farmers and stopping of cultivation. और उसकी वजह से सिर्फ एग्रीकल्चर में बता रहा हूं ओके सिर्फ एग्रीकल्चर में कम से कम 60% रेट गिर गया हर चीज का. कितना? 60% रेट फॉल होगा हर एग्रीकल्चर फील्ड में. तो फार्मर्स क्या करने लगे? जितने भी थे कल्टीवेशन करना ही स्टॉप कर दिए. क्योंकि अगर उसको कोई राइस है ओके उन्हें राइस उगा के अगर उन्हें उसको 1000 रुपए में बेच रहा ओके नॉर्मल प्राइस एकदम 60% कम हो गया तो कितने हो जाते हैं? 400 रुपीस हो जाते हैं. तो कितना 600 का उसको लॉस होते चले जा रहा. तो इस वजह से क्या करे फार्मर्स भी इतनी मेहनत करके पैसे भी कुछ भी नहीं आ रहा तो फार्मर्स भी अपना कल्टीवेशन करना रोक दी. This was the longest and worst economic decline faced by modern economic till today. ये अब तक का मॉडर्न यानी कि मॉडर्न जनरेशन का अब तक का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिकल हिट माना जाता है आज भी. In consequences of this were devastating. There were increased poverty, desolation and homelessness. अब पैसा कम हो गया, पैसा हर प्राइस पे गिर गया, लोगों की नौकरी चल गई, एग्रीकल्चरल फील्ड में से कुछ भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही. इसकी वजह से क्या होने लगा? हर देश में पॉवर्टी गरीबी बढ़ने लगी और लोगों होमलेसनेस होने लगे. एक तरफ से दूसरी तरफ डिसोसिएशन होने लगे. समझे? लोग बेघर हो गए कईयों इसकी वजह से. Economists and politicians have discussed the causes of the decline, way to get over it. अब बड़े-बड़े इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? जो इकोनॉमिक के बारे में सोचते कैसा उसको ग्रो करना, कैसा उसको डबल करना, ट्रिपल करना इकोनॉमिक उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स क्या बोले? बहुत डिस्कशन करके सोचने लगे कि हम कैसा ये जो हमारे को मुसीबत आ गई उससे कैसा ओवरकम होना, कैसा बाहर आना, हम ये सोचने लगे. ओके इट फ्रॉम एंड it is a possible way of preventing it from happening again. और इसको फिर से दोबारा हम कैसा रोकना, इसको फिर से इकोनॉमिक कैसे हालत में आना, कैसा हम इसकी प्लानिंग करना, इसके बारे में बात करना वर्ल्ड वाइड शुरू कर दी जितने भी इकोनॉमिक्स थे. मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट द काइंड ऑफ क्राइसिस हैपन बिकॉज़ ऑफ कैपिटलिज्म. यानी मार्क्सिस्ट बोले ये इस वजह से हुआ कि ज्यादातर स्टेट्स और कंट्रीज में कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज है. कैपिटलिज्म यानी कि भाई खाली जो भी स्टेट में कैपिटलिज्म फॉलो करता है उन्हें क्या करता सिर्फ अपना सोच लेता. कंट्री की डेवलपमेंट नहीं, पब्लिक का डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जो भी पैसा आप करप्शन समझ सकते हैं, पूरा करप्ट. इस वजह से क्या हो रहा ये ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं. मार्क्सिस्ट बता रहा. दे आल्सो थॉट दैट इट कुड बी प्रिवेंट बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म. अगर इससे अगर हालात से बाहर आना है तो मार्क्सिस्ट जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बोला कि हमको सोशलिज्म एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. सोशलिज्म यानी भाईचारे से एक दूसरे की मदद करके मिलजुल कर करके अगर हम काम करके आगे बढ़ेंगे एक साथ सभी कंट्री में लोग तो हम तब जाके ये प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते बता रहे हैं.
On the other hand, economics like James Keynes argued that the state is responsible to keep the economy going. और जेम केनिस बता रहे हैं कि इकोनॉमिकल के जो भी कंडीशन रहते हैं वो स्टेट का काम है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको कैसा बैलेंस करके चलना। इतने बुरे हालात आए तब उन्हें स्टेट ठहरना नहीं, कुछ ना कुछ जब का जब एक मेजर स्टेप लेके कैसा ना कैसा इकोनॉमी को क्या करना, सर्वाइव करके बचा लेना, इतने बुरे हालात आने से पहले। जेम केनिस का कहना है if it fail to do so it can lead to situation of depression। अगर हम स्टेट वाइज अगर हम उसके रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, इकोनॉमिकल कंडीशन को अगर सही से हम लेके नहीं चलेंगे तो उन्हें बोल रहा कि हम ऑब्वियसली हम फेल हो जाएंगे और फेल होने से हम डिप्रेशन में आते ही आते। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप हैं, हम हैं, आप ऐसा सोच के देखो, आप अगर आपका पैसा कहीं आप इन्वेस्ट करें लाख 2 लाख रुपए और वो डूब गया तो आपको भी डिप्रेशन, एक सदमा हो जाता है, अरे भाई इतना पैसा क्या हो गया हमारा, डूब गया, राइट ना, ऐसा। एंड साथ ही साथ उन्हें क्या बता रहा और भी चीजें, इट कैन लीड द सिचुएशन ऑफ केनिस आर्ग्यूड दैट ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिक्लाइन व्हेन डिमांड डिक्रीज द स्टेट विल इन्वेस्ट द फंड एंड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट व्हिच विल हेल्प पीपल टू अर्न मनी एंड डिमांड गुड इन द मार्केट। तो जेम केनिस का और एक आर्ग्यूमेंट ये है, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक फॉल हो गई तो स्टेट का, कंट्री का काम है उन्हें अपने जो भी फंड्स है वो फंड्स को क्या करना, स्टेट में लगाना, लोगों को कंपनी ओपन कराना, जॉब देना, लोगों को फिर से एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आना लोगों में, ताकि लोगों में परचेसिंग पावर आ सके। जितना ज्यादा हम एम्प्लॉयमेंट देंगे लोगों को, यानी कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री जितने ज्यादा लोगों को जॉब देगा उतना लोग काम करते, उतना लोग क्या करते, प्रोडक्ट्स को खरीदते करते, उतना ज्यादा रेवेन्यू, उतना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट का आता। इससे क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन इतने बुरे नहीं होते। तो जेम केनिस यही बता रहे हैं कि भाई जितना हो सके उतना हम क्या करना, जल्द से जल्द इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, यानी कि जितने लोग बेरोजगार हैं उनको काम देना, टू रिवाइव द इकोनॉमी। Franklin Roosevelt, who became the president of USA, announced the New Deal, which promised relief to the victims of depression। तो एक न्यू डील पॉलिसी बनाई यूएस के फ्रैंकलिन। न्यू डील पॉलिसी में उन्होंने बता रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि जितने भी कंट्रीज है, जितने भी स्टेट्स है, जो भी इकोनॉमिक डिप्रेशन से जा रहे हैं, मैं उनको रिलीफ देता हूँ, हेल्प करता हूँ, कुछ मदद करता हूँ उनकी। न्यू डील पॉलिसी के तहत एक पॉलिसी बनाई, रिफॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेप टू इंश्योर इकोनॉमिक रिकवर। अब दोनों बता रहे हैं कि भाई रिफॉर्म यानी कि फिर से बनाओ, क्या बनाओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि कंपनीज, फैक्ट्रीज, ऐसा कुछ जिससे जल्द से जल्द हम इकोनॉमी को क्या कर सकना, ग्रोथ कर सकना, ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाओ बोल रहे हैं। बनाकर क्या करो, इकोनॉमी को रिकवर करो। एंड बाय स्टार्टेड दिस स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन द आर्मी एंड आर्मेंट सडनली इंक्रीज। और ज्यादातर ये हालात इसलिए भी बुरे हुए क्योंकि जैसा कि पिछले चैप्टर में हम पढ़े, यानी कि पिछले वीडियोस में हम देखे कि वर्ल्ड वॉर में लोग क्या करें, बहुत ज्यादा आर्मेंट्स के ऊपर, आर्मीज के ऊपर बहुत मिलियंस ऑफ यूरोस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स और रुपीस क्या करें, खर्च कर दिए आर्मी के ऊपर। इस वजह से सिचुएशन क्या हो गई, इतनी ज्यादा खराब हो गई हर एक कंट्री की। तो दिस इंक्रीज द फैक्ट्री प्रोडक्शन एंड डिमांड फॉर फार्म प्रोड्यूस, इट आल्सो प्रोड्यूस द मच नीडेड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इन द यूएसए। तो ये लोग क्या करें, एक नई चीज इंट्रोड्यूस करें, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी यानी कि भाई ऐसे सेफ्टी मेजरमेंट दें जिससे आप क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, जैसा कि आपको फूड देना, खाना देना, घर देना, सम अमाउंट ऑफ मनी देना, ताकि आप रिवाइव हो सके, पहले सरवाइव करके फिर अपने हालत को अच्छे से अच्छा कर सके, राइट। ही एस्टैब्लिश अ परमानेंट सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल रिटायरमेंट पेंशन सोशल सिक्योरिटी। तो ये सोशल सिक्योरिटी में ना पहला एक प्रमोट क्या करे बोले तो, पहला जो परमानेंट सिस्टम बनाए वो बनाए यूनिवर्सल पेंशन, यानी कि जो ओल्ड एज है 60, 70, 80 है, जो बिल्कुल काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कमा धमा नहीं सकते, तो उनके लिए एक इकोनॉमिकल वे बनाए, एक मीडियम, एक जरिया बनाए, क्या, पेंशन। उनको एक पेंशन, एक सम अमाउंट ऑफ मनी, समझे, हम लोग आते ना भाई, हमारे जो भी एल्डर्स हैं, जो दादा है, दादी है, आप लोगों की जो पेंशन आती है, एक जरिया जिससे वो लोग अपना खर्चा चला सके, एक ये बनाया हमने। उसके बाद इट एस्टैब्लिश द परमानेंट यूनिवर्सल रिटायरमेंट पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उनको इंश्योरेंस, यानी कि भाई जब तक कुछ ना कुछ उसको पैसे देके उसका घर तो भी चले, जैसे कंडीशंस बनाने लगे न्यू डील पॉलिसी में यूएसए। इट आल्सो गिव द वेलफेयर बेनिफिट फॉर द हैंडीकैप्ड एंड नीडेड चिल्ड्रन इन द फैमिली विदाउट सिस्टम fathers। It established the framework of the USA welfare system।
तो जो हैंडीकैप है और जिसके माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चों को भी क्या करने लगे, ये पॉलिसी के तहत उनको भी अमाउंट ऑफ मनी यानी कि पेंशन के तौर पे उन लोगों को भी पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग सरवाइव कर सके, जो हालत है उसको बेहतर कर सके अपने। तो इसको बोलते हैं वेलफेयर सिस्टम, यानी कि पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम करना, पब्लिक की हेल्प करना, जो भी जरूरत है उनको पूरा करना, वेलफेयर सिस्टम बनाए। ओके, इन फैक्ट ग्रेट ब्रिटेन हैड टेकन द लीड इन दिस डायरेक्शन इवन बिफोर द डिप्रेशन व्हेन द वॉर वाज स्टिल ऑन। ग्रेट ब्रिटेन तो पहले से ही चीजों पे काम कर लेते हैं। वर्ल्ड जब वर्ल्ड चल रहा था, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तभी भी ग्रेट ब्रिटेन, बहुत सारे जो लोग थे जो डिप्रेशन में थे, जिसके हालात बहुत खराब थे, ग्रेट ब्रिटेन पहले से ही लोगों को थोड़ा बहुत क्या कर रहा था, हेल्प कर लेते हुए आ रहा था। दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंड ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यू डील पॉलिसी में सबसे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एक इंश्योरेंस दे रहे हैं, यानी कि भाई कैसा ना कैसा जॉब देना करना, कुछ ना कुछ लोगों को जरिए बना के, एंड ओल्ड एज पेंशन, और जो ओल्ड एज है यानी कि जैसा मैं बताया 70-80 साल है, उनको क्या करना है, पेंशन का जरिए से पैसे पहुंचाना उनको, राइट। और उसके साथ साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, ब्रिटेन आल्सो अडॉप्ट मेनी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट डोज, सिकनेस कवरेज एंड हेल्थ स्कीम, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा। तो जैसा ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रिटेन तो और भी बहुत सारे सोशल सिक्योरिटीज को और भी बहुत अच्छे से टेक केयर करने लगा, जैसा कि कुछ चीजें बता रहा, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने की कोशिश करा बहुत ज्यादा, जो बीमार है उनको कवरेज करने की कोशिश करा, हेल्थ स्कीम्स बनाए अच्छे अच्छे ताकि गरीब से गरीब भी क्या कर सकता है, इजीली मेडिसिन या अपना ट्रीटमेंट कराना, चाइल्ड केयर, इस तरह की चीजें ग्रेट ब्रिटेन अच्छे से डेवलप करा। All this made up of the idea of state welfare। तो ये सब आइडिया कैसा, स्टेट वेलफेयर यानी कि स्टेट के लोगों की भलाई, वेलफेयर इज नथिंग बट भलाई करना। A state which ensure a basic minimum dignified life for all citizens। उन्हें बता भी देना कि ऐसा स्टेट जहाँ पर इंश्योर ये भरोसा दिलाना कि इसको मिनिमम डिग्निफाइड एक अच्छी खासी जिंदगी उन्हें वो स्टेट में गुजार सकना, वैसे स्टेट को बोलते हैं वेलफेयर स्टेट, राइट। It also took care of the most elementary needs like, और इन्हें बहुत ज़्यादा elementary यानी कि बहुत खास चीजें जो बेहद जरूरी रहती है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो करा, जैसा कि फूड, हाउसिंग, हेल्थ, चाइल्ड एंड ओल्ड एज केयर एंड एजुकेशन, यानी कि खाना, रहना, कपड़े, पढ़ाई बच्चों की, ओके, इस तरह की चीजों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर काम किया गया ताकि उनके हालात को हम सुधार सकें। The state had taken on this responsibility of providing employment to the able-bodied citizen. In this way, the state tried to reduce the effect of up and down and a market-based capitalism। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके जितना हो सके था जो यूथ सिटीजन हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे थे, जितना हो सके था, यानी कि जितने लोग काम करेंगे उतनी जल्दी जल्दी लोगों को इनकम रहती है, पैसा रहता है हाथ में कमाने से और कोई चीज़ खरीद सकते। अगर जितने लोग परचेसिंग पावर बढ़ी उतना इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ता कोई भी स्टेट और कोई भी कंट्री का, और उन्होंने जितना हो सके उतना रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे कैपिटलिज्म को, और मार्केट बेस में जो कैपिटलिज्म बढ़ रहा है यानी कि जो रेट ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाने, अप एंड डाउन हो जाने के, कॉमन पीपल वो परचेस नहीं कर सक रहा, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल और उसको भी रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। तो इस तरह से 1929 से 1939 तक 10 साल तक इस तरह से इकोनॉमिकल डिप्रेशन चलता रहा पूरे लोगों, जहाँ पर कई चीज़ें हुई, जैसे एग्रीकल्चर डिमांड गिर गई और बहुत सारे चीज़ों के लोगों की जॉब चले गए, फैक्ट्रीज कंपनीज बंद हो गए। उसके बाद कुछ वक्त के बाद न्यू डील पॉलिसी जो कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बना करके आ गए न्यू डील पॉलिसी से, और ग्रेट ब्रिटेन भी क्या करा, बहुत सारे मेजर पॉलिसीज बनाकर दूसरे स्टेट्स दूसरे कंट्रीज को क्या करा, उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने में मदद करा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके।